यहाँ पे हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोग रुके थे पिछली क्लास में। तो ये जो हमारा जो यूनिट है, जो एसआई सिस्टम है, वो कोहेरेंट सिस्टम होता है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझना जरूरी है। कोहेरेंट सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट इज सेड टू बी कोहेरेंट if all the derived units can be obtained by multiplying or dividing its fundamental unit such that no numerical factors are introduced। इसका मतलब कि अगर हमको एक यूनिट से डिराइव करना है, मान लीजिए हमारा फंडामेंटल यूनिट है, उस फंडामेंटल यूनिट से अगर कोई और डिराइव करेंगे कुछ और यूनिट, तो हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल फैक्टर अलग से इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग किसी यूनिट, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग को कुछ जैसे प्लस ऑफ, जैसे अगर हम लोग सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो आप देखिएगा कि वहां पे c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये देखिए अलग से एक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के अलावा भी एक न्यूमेरिकल फैक्टर आ रहा है, कि f माइनस 32। तो ये जो है कन्वर्जन, ये कोहेरेंट सिस्टम नहीं कहलाएगा सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ एसआई, तो ऐसे सिस्टम को कोहेरेंट नहीं कहते हैं। एसआई सिस्टम हम लोगों ने ऐसा चूज किया है कि वो कोहेरेंट सिस्टम है। सो एडवांटेज ऑफ एसआई क्या है? पहला, इट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई मेक्स यूज ऑफ ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ये देखेंगे कि एसआई में एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं कि दो तीन यूनिट वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं, एक ही यूनिट स्पेसिफाइड है जो कि हम लोग एसआई मानते हैं। तो इसको रैशनल सिस्टम कहते हैं इसकी वजह से। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, वही जो हम लोग जब एक को दूसरे में डिराइव कर रहे होते हैं तो कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता है वहां पे, तो उसको कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। It is closely related to CGS system, so it is easier to change over to CGS system। तो SI और CGS बहुत closely related, हमने देखा है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से ही मीटर, किलोग्राम और सेकंड आया है। तो ये बहुत closely related है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड और मीटर, केजी और सेकंड। तो इसीलिए इसको CGS में बड़े आसानी से हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इट इज अ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम मतलब 10 के पावर्स में इसके छोटे और बड़े यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी यूनिट्स हैं वो 10 के पावर्स में या तो मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे। SI यूनिट अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस whereas MKS सिस्टम इज कन्फाइंड टू मैकेनिक्स ओनली। तो देखो MKS सिस्टम जो था वो हम लोग मैकेनिक्स में ही यूज कर सकते थे, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, राइट। तो बिकॉज इसको हम लोग मैकेनिक्स में ही यूज कर सकते हैं, इसको बाकी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, मैग्नेटिज्म है, इन सब में नहीं यूज कर सकते हैं। लाइट है, ऑप्टिक्स है, तो इन सब जगह पे हम लोग को यूज करने के लिए इन तीन को बढ़ा के हम लोग को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज करनी थी, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग एसआई में यूज कर सकते थे। ठीक है, तो एसआई इज बेटर देन एमकेएस सिस्टम, दैट्स व्हाई कि ये बस मैकेनिक्स में यूज होता है, ये सारे फिजिक्स के या साइंस के ब्रांचेस में यूज हो सकता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसआई। नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज, एक सेकेंड बच्चों, अब फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। Physical quantities whose magnitude is either too large or too small can be expressed more compactly by the users of certain prefixes। So जो छोटे और बड़े दोनों को हम प्रेफिक्स एक लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारा मीटर है तो डेसीमीटर हो गया 10 टू द पावर -1, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसीमीटर हो जाता है। 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 हमारा मिलीमीटर हो जाता है, और 10 टू द पावर -6 जो है माइक्रोमीटर हो गया, -9 नैनोमीटर हो गया, -12 है पिकोमीटर हो गया, -15 है फेमटोमीटर कहते हैं, -18 को एटोमीटर कहते हैं। तो ये सारे प्रेफिक्सेस आपको याद होने चाहिए बेसिकली। तो ये तुम्हारे जो छोटे वाले यूनिट्स हैं उन सब में ये 10 के नेगेटिव पावर्स होंगे, और जो बड़े यूनिट्स हैं उन सब में 10 के पॉजिटिव पावर्स होंगे। तो जैसे डेकामीटर है, हेक्टो है, किलो है, मेगा है। मेगा इज 10 टू द पावर 6,
उसके बाद गीगा है जो 10 टू द पावर 9 है, टेरा है, पेटा है और एक्सा है। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो बड़े यूनिट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सिंबल्स वगैरह भी दे रखे हैं, इन सबको याद करना है या फिर धीरे धीरे तुम लोग जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे तो वो अपने आप समझ में आता जाएगा। बट हाँ, एक बारी तो याद कर ही लो, देखा सुना रहेगा तो फिर समझने में और याद करने में ज्यादा इजी रहता है। नाउ कन्वेंशन फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। सो किसी भी यूनिट को अगर हम लोग को लिखना है ना, तो उसका जो कन्वेंशन होता है वो ये है कि तो कन्वेंशन ये रहता है कि यूनिट इज नेवर रिटन विद कैपिटल इनिशियल लेटर्स। तो कोई भी यूनिट है उसको कैपिटल इनिशियल लेटर्स से नहीं लिखते हैं, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो यहाँ जब न्यूटन लिखेंगे तो इवन दो ये नाम है इनका साइंटिस्ट का, कैपिटल एन से होना चाहिए प्रॉपर नाउन में, बट स्टिल ये स्मॉल एन से ही लिखते हैं। तो अगर पूरा यूनिट कभी भी लिखेंगे, पूरा यूनिट का नाम जैसे न्यूटन पूरा लिखा या जूल लिखा, तो उन सब में हम लोग जो है स्मॉल लेटर्स से ही लिखते हैं सारे। फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट द सिंबल इज अ कैपिटल लेटर। तो अगर साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट है तो उसका अगर सिंबल यूज करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। जैसे फोर्स है, न्यूटन एक नाम से आया है साइंटिस्ट के, इसीलिए कैपिटल एन लिखते हैं। लेंथ का मीटर है तो उसको स्मॉल एन से हम लोग लिखेंगे। For other units, the symbol is not a capital letter. For example, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे फोर्स का कैपिटल एन है, लेंथ का स्मॉल एम है। अब द यूनिट ऑफ सिंबल आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो कभी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, न्यूटन्स, मीटर्स ऐसे नहीं लिखा जाता है। यूनिट अगर मतलब एक से ज्यादा मीटर तो उसका नंबर ये बताएगा ही, आपको 10 मीटर ही लिखेंगे, 10 मीटर्स नहीं लिख देंगे, ये मिली सेकेंड हो गया बेसिकली। तो बेसिकली हमेशा जो यूनिट है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। चौथा अगर हम आए जो कन्वेंशन है, इन अ सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन वन सॉलिडस। वन सॉलिडस का मतलब जैसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में m/s लिखते हैं, तो इसको हम लोग सॉलिडस कहते हैं। ये जो है इसको सॉलिडस कहते हैं, एक लाइन जो हमने खींचा। अब इसमें अगर मान लो जैसे हम लोग का एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पे या फिर जो इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो वॉट को हम लोग जूल्स पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 2 बार ये सॉलिडस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 लाइन ऐसे हम लोग नहीं बनाते। अगर ऐसे हम लोग को लिखना ही है तो इस तरह से लिखेंगे, जूल्स पर सेकेंड के लिए s टू द पावर -1 m टू द पावर -2, ऐसे नेगेटिव पावर्स में करके लिखेंगे। ये लाइन खींच के नहीं लिखा जाता, ये कन्वेंशन में नहीं आता, ठीक है। तो कोई भी आंसर लिखेंगे तो कैसे यूनिट को लिखना है ये भी हम लोग को सीखना होगा, क्योंकि अब इसके आगे जो भी लिखेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम लोग लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब आता है मेजरमेंट। हम लेंथ का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? उसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर यूनिट मतलब जो मेजरमेंट है बहुत छोटा नहीं करना और बहुत बड़ा नहीं करना है तो वहां पे तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करना। डायरेक्ट मेथड के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, स्केल होता है, मीटर स्केल है ना। उसके अलावा हम लोग का उससे छोटा अगर हम लोग को और मेजर करना है तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। वर्नियर कैलिपर से भी और छोटा लेंथ हम लोग को मेजर करना है तो स्क्रू गेज होता है। तो ये सब अलग अलग डिवाइसेस हैं, उससे डायरेक्टली हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। So direct method involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard of length. तो chosen standard of length हम लोग के स्केल पे या तो मेंशन्ड होगा या वर्नियर कैलिपर पे होगा या फिर स्क्रू गेज में होगा। इन सब पे मेंशन किया हुआ रहता है। हम लोग को जो भी लेंथ मेजर करना होता है उसके पास उसको लेके जाएंगे और उसका लेंथ यहाँ पर से ऐसे मेजर कर लेंगे, राइट। सो डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, सीधे कंपैरिजन करके हम लोग करते हैं, जो चोजन स्टैंडर्ड लेते हैं उससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अब इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, क्या क्या यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड में? मीटर स्केल यूज करते हैं,
मीटर स्केल में क्या मेजरमेंट सबसे छोटा हम लोग कर सकते हैं? 1 mm कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर होता है ना 1 और 2, उसके बीच में देखोगे 10 छोटे छोटे ये डिविजन्स होते हैं, बीच में एक बड़ा डिवीजन वो हाफ को बताता है 1.5 को, तो 1.1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, ये स्केल पे ऐसा डिवीजन होता है। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है, तो हर डिवीजन 1 मिलीमीटर को मेजर कर रहा होगा। तो स्मॉलेस्ट लेंथ जो इससे हम मेजर कर पाएंगे 1 मिलीमीटर, जिसको 10⁻³ मीटर बता रहे हैं, और मैक्सिमम हम लोग 100 मीटर तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। तो जो मीटर स्केल, वो जो राउंड राउंड एक वाला होता है जिसमें मीटर वाला वो जो उसको क्या एक गोल सा होता है ना, जिसमें वो जनरली ये जो मेजरिंग टेप मेजरिंग टेप उसको कहते हैं। तो मेजरिंग टेप वो गोल गोल सा बना हुआ रहता है, उसको हम लोग खींच के लंबा करके और उससे मेजर करते हैं। मैक्सिमम 100 मीटर तक का ही होता है, उतना बड़ा भी नहीं होता है, बट मैक्सिमम 100 मीटर का ही अवेलेबल है। तो हम लोग को अगर कोई 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग जनरली मीटर स्केल यूज करते हैं। अब इससे जो छोटे मेजरमेंट्स अगर हमें करने हैं, मान लो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर करना है, तो उसके लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। तो ये अप टू 0.1 मिलीमीटर तक जाता है, 10⁻⁻⁴ मीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक हम लोग मेजर करते हैं। सो इज यूज्ड फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी, इतने एक्यूरेसी तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, उससे बाद एक्यूरेट नहीं होगा, उसके बाद तो हम लोग अंदाजे से बोल सकते हैं इससे छोटा। उसके बाद इससे भी छोटा अगर हम लोग को एक्यूरेटली मेजर करना है, तो स्क्रू गेज एक डिवाइस होता है, स्फेरोमीटर भी एक डिवाइस होता है, कैन बी यूज टू मेजर लेंथ एज लेस एज 10⁻⁵ मीटर, मतलब 0.01 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट। तो ये 1 मिलीमीटर तक मेजर करना है मीटर स्केल, 0.1 mm तक करना है वर्नियर कैलिपर, और 0.01 mm तक करना है तो स्क्रू गेज को यूज करते हैं। To measure length beyond these ranges, we make use of some special indirect method, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। अगर हम लोग को कोई भी चीज मेजर करना होता है, इसमें 2 स्केल्स होता है, एक मेन स्केल रीडिंग होता है। तो ये सब बेसिकली तुम लोग को लैब वगैरह में, फिजिक्स, तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं? फिर मतलब जब ऐसे तुम लोग स्कूल में एडमिशन लिए हुए हो ना? नहीं सर। अच्छा, अभी मतलब स्कूल नहीं चालू है, 11th वाला अभी नहीं चालू हुआ है? नहीं, रिजल्ट आएगा तब स्कूल एडमिशन होगा तब ना। अच्छा, नहीं इधर जैसे चालू हो जाता है, यहाँ पे तो शुरू से ही स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। और वैसे वहाँ पे स्कूल्स में क्लासेस वगैरह होती है? हाँ, से 11th 12th की होती है। तो ये जो रीडिंग है यहाँ पे, ये जो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। ठीक है। और ये जो इसके ऊपर जो ये स्केल बना हुआ है, इसको वर्नियर स्केल रीडिंग है। ठीक है। अब अगर जो भी हमें मेजर करना है, 3 चीज इससे मेजर कर सकते हैं। अगर कोई लेंथ ऐसे बाहर का डायमीटर या लेंथ मेजर करना है, तो मान लो एक रॉड है हमारा, उस रॉड का लेंथ को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रॉड के बाहरी एंड पे, मान लो इसका लेंथ को मेजर करना है, तो ये दोनों जॉ जो है इसका, जो इसको जॉज कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको जॉज कहते हैं। तो ये दोनों जॉज को जाके क्लिप इसके दोनों तरफ फंसा देंगे, और उसके बाद वहां पे हम लोग मेन स्केल में रीडिंग देखेंगे कि कितना आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग मतलब ये जो इसका 0 है ना, उसके पहले जो होगा वो मेन स्केल रीडिंग होगा। तो यहाँ पे देखो 2.56, ठीक है, 2.7 तक मेन स्केल में रीडिंग हो रखा है। और उसके बाद यहाँ वर्नियर स्केल का रीडिंग देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा वाला डिवीजन एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे वाला एग्जैक्टली एक लाइन में होना चाहिए। देखो ये वाला जो डिवीजन है ना, ये एग्जैक्टली एक लाइन पे आ रहा है, ये वाला है ना, मेन स्केल वाला और वर्नियर स्केल वाला एक ही लाइन पे जहां पे होगा, वहां पे ये 1 2 3 थर्ड वाला एक लाइन पे है, तो इसका मेजरमेंट जो वर्नियर स्केल पे मेजरमेंट 0.03 हो जाएगा, तो 2.73 सेंटीमीटर होगा।
ठीक है, तो ये हमारा 2.73 सेंटीमीटर हम लोगों को मेजर करके देता है। उसी तरह अगर हमको अंदर का कोई डायमीटर मेजर करना है ना, तो एक मान लो हम लोग को कोई एक बर्तन दिया हुआ है या फिर एक इस तरह का वेसल है, इस वेसल का अंदर का डायमीटर मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर के तरफ जॉ को फंसा के और इसको हम लोग रोटेट करके उसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं उसमें, और उसके बाद हमको इसका इनर डायमीटर मेजर हो जाता है। ये जो इनर डायमीटर है वो आप मेजर कर सकते हो। कभी कभी क्या है, आपको किसी भी वेसल का डेप्थ मेजर करना है या फिर कितना पानी है वो मेजर करना है इसमें, है ना। मान लो मेजरिंग सिलेंडर नहीं है हमारे पास, इसमें पानी भरा हुआ है और आपको मेजर करना है कि कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे रोटेट करोगे और ये वाला इसको डिप कर दोगे इधर। तो यहाँ पे जो डिप करोगे ना, ये वाले पोर्शन को, ये जो इधर नीचे लंबा सा ऐसे निकल रखा है, इसको पानी में ऐसे डिप करेंगे, तो ये वाला जो लेंथ होता है, ये लेंथ यहाँ पे मेजरमेंट करके तुम निकाल सकते हो। तो ये भी तुम्हारा 2.73 सेंटीमीटर ही हुआ, ये भी तुम्हारा 2.73 सेंटीमीटर ही हुआ, और ये भी तुम्हारा 2.73 सेंटीमीटर। तो आप एक वर्नियर कैलिपर को यूज करके बाहर का लेंथ, मतलब आउटर एज का जो लेंथ होता है वो मेजर कर सकते हैं, इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, और डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। इसमें दो स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। बाकी तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ये थ्योरी वगैरह में ऐसा काम नहीं आएगा, बट ठीक है, कम से कम तुमको ये तो पता हो कि भाई वर्नियर कैलिपर बोला होता क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या मेजरमेंट कर सकते हैं और कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बार करोगे लैब में तब समझ में आएगा। और अगर वहां पे लैब नहीं होगा तो इस साल हम सोच रहे हैं कि तुम लोग के लिए यहाँ से एक लैब वाला भी बुला के उससे भी हम थोड़ा सा ये लैब वगैरह करवाएं, जिससे देखो थ्योरेटिकल नॉलेज अलग है, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है ना फिजिक्स में, तब तक फिर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम पढ़ोगे उसको, तुम उसको अच्छे से विजुअलाइज ही नहीं कर पाओ, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकली उस चीज को करके नहीं देखा है। ठीक है, तो वील ट्राई एंड गेट दैट प्रैक्टिकल थिंग आल्सो डन। ये आ गया सबको समझ में कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये है हमारा स्क्रू गेज। ठीक है, दूसरा डिवाइस जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से मेजर करें, स्केल तो सब लोग देखा ही है तो उसको करने की जरूरत नहीं है समझने की। स्क्रू गेज अगर हम लोग देखें तो स्क्रू गेज में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली इसको जब आप रोटेट करोगे ना, ये जो चीज है इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये इट कैन गो इधर टुवर्ड्स ए एंड अवे फ्रॉम ए। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये टाइट होगा स्क्रू, और ए और बी और पास आते जाएंगे। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे यहाँ पे, इसको बाहर जो सर्कुलर वाला जो रीजन है, तो फिर ये बाहर की तरफ निकलता चला जाएगा। तो अगर जो चीज को आपको मेजर करना है, जनरली हम लोग इसको यूज क्या करते हैं, किसी वायर का डायमीटर मान लो मेजर करना। वायर तो बहुत पतला होता है, राइट, उसका डायमीटर स्केल वगैरह से तो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी मेजर करना है ना, उसको इसके बीच में डाल दिया और इसको धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे ले आए। जब यहाँ पे ले आए तो ये जो रीडिंग होगा ना, ये जो रीडिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और उसके अलावा यहाँ सर्कुलर स्केल पे ना, यहाँ पे एक अलग रीडिंग किया हुआ होता है, यहाँ पे भी मेंशन्ड है, राइट। तो जो मेन स्केल रीडिंग है, मान लो यहाँ पे 0 है, ये 5 है, राइट। तो अगर ये मान लो मेन स्केल पे तुम्हारा mm में मेजर करना है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो है इसका मेजरमेंट जो है 0.01 mm में हो जाएगा। तो ये लाइन और जो वाला मेजरमेंट यहाँ पे है, मान लो एक सर्कुलर स्केल है यहाँ पे तुम्हारा रीडिंग हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, राइट। तो ये बेसिकली 0.05 mm मेजर कर रहा है, और हमारा मेन स्केल वाला लाइन जो है इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और मेन स्केल पे जो हम लोग रीडिंग है, मान लो 5 लिखा हुआ है, मतलब ये 0.5 mm है, और ये 0.05 mm है, दोनों को जोड़ दोगे तो 0.55 mm तक मेजर करके।
ठीक है, ये तुम्हारा स्क्रू रीडिंग है, जो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है, और ये मेन स्केल का रीडिंग है। दोनों को ऐड अप करके हम लोग मेन जो टोटल रीडिंग है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, पिछला वाला अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस होगा, और उसके पहले वाला जो है मिलीमीटर में ही मेजर करता है। तो जो वर्नियर कैलिपर था वो अप टू 0.1 mm मेजर करेगा, ये अप टू 0.01 mm मेजर करेगा, और जो स्केल था, जो नॉर्मल स्केल है, वो हमारा 1 mm तक मेजर करेगा। क्लियर है ये? स्क्रू Yes, भी आ रहा है समझ में? अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी पूछा जाता है इनडायरेक्ट मेथड पे, तो ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है। सो इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, तो लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद अ मीटर स्केल, है ना। यहाँ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है, मीटर में तो मेजर नहीं करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड हम लोग यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। पैरेलैक्स होता क्या है कि पैरेलैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन। 2 अलग अलग पोजीशन से आप अगर एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसका पोजीशन बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज करता हुआ दिखता है। कैसे? आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आप लोग के हाथ में एक पेन और पेंसिल होगा, आप उसको सामने रख लो, बिल्कुल अपने, सब लोग रख लिए सामने। यस सर। जैसे आपने बिल्कुल इसको सामने रख लिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अपना एक आईज क्लोज करना है, राइट, एक आंख को बंद करना है, दूसरे आंख से इसको देखना है। पीछे बैकग्राउंड में आपको दीवार वगैरह दिखना चाहिए, कुछ है, दीवार वगैरह दिख रहा है कुछ पीछे? यस सर। ठीक है, अब दूसरा आंख खोलिए और पहला आंख को बंद कर दीजिए। तो आपको पोजीशन चेंज करता हुआ दिख रहा है अपने पेंसिल का? यस सर। हाँ, पोजीशन इधर उधर दिख रहा है। yes, sir. जबकि आपने हाथ नहीं हिलाया, आपको पोजीशन चेंज करता हुआ दिख रहा है। ये जो चीज, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको पैरेलैक्स कहते हैं। मतलब कि तुम्हारे पास, मतलब हम लोग 2 ऑब्जर्वर पॉइंट है, हमारे पास 2 आईज है, 2 आईज के बीच में एक डिस्टेंस है। तो एक आईज से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ और कहीं और दिखता है ये ऑब्जेक्ट, दूसरे आईज से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा। तो ये इस पैटर्न को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। तो ये जो पैरेलैक्स वाला मेथड है, ये ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। सो पैरेलैक्स वाले मेथड को हम लोग यूज करते हैं किसी भी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कैसे, अभी हम लोग बताएंगे। ये जो डिस्टेंस हमारे दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिस। वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस इज कॉल्ड बेसिस। ओके, सो हमारे पास जो 2 ऑब्जर्वर पॉइंट होगा, इनके बीच का जो पोजीशन है, डिस्टेंस, उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। और जो पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 पोजीशन, एक यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पैरेलैक्स ऑब्जर्व करने का एक और तरीका है कि बेसिकली आप अगर किसी भी इसको बाहर, जो ट्रेन पे आप सफर कर रहे हैं, राइट, तो आपको दिखेगा कि वो पेड़ आपके साथ साथ चल रहा होता है। अगर जो पास में कोई पेड़ है, राइट, तो वो तो पीछे की तरफ निकलता चला जाएगा। मतलब मान लीजिए आप ट्रेन में यहाँ पे सफर कर रहे हैं, राइट, अब ट्रेन से अगर आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो अगर पास में कोई पेड़ वगैरह या कुछ भी पोल वगैरह है, तो वो जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव करेगा, ये पोल आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा, राइट। बट दूर कहीं, बहुत दूर पे कोई आपको ब्रिज दिख रहा है, या फिर कोई पहाड़ दिख रहा है, लेट्स से, तो वो पहाड़ आपको आपके ट्रेन के साथ साथ मूव करता हुआ दिखेगा। दिखता है ना, बहुत देर तक वो दिखता रहता है, पहाड़ साथ साथ चल रहा है ऐसे। यस सर। चांद तो वो जो ऑब्जर्विंग, वो ये भी एक पैरेलैक्स के वजह से ही है।
तो दूर का ऑब्जेक्ट जब हम लोग कहीं से भी ऑब्जर्व करते हैं, नए मतलब 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करें चाहे यहां से ऑब्जर्व करें, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, तो वो हमेशा हमको परपेंडिकुलर ही दिखता है इसके। यहां से भी ऐसे सामने दिखेगा और इधर आ जाओगे तो भी सामने दिखेगा। ये मैं इस वाले प्रॉपर्टी को भी पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें हमेशा अपने से एक ही डायरेक्शन में दिखता है, तो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसको अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी। तो हम लोगों ने बोला भाई कि पैरेलैक्स से हम लोग इनडायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स का, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो काफी डिस्टेंट पे हैं, प्लैनेट्स है, स्टार है, उन सब के डिस्टेंस को। और जो 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां से हम इन दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, ऑब्जर्वेटरीज होता है जहां से हम लोग बेसिकली टेलीस्कोप की मदद से इस स्टार को देख रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स को मेजर कर, मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स को भी हम लोग देख रहे होते हैं। तो वो जो 2 पॉइंट से जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो शहर के 2 कोने में है या कंट्री के 2 कॉर्नर्स पे है, उसको हम लोग बेसिस पॉइंट बोलते हैं। The distance between these 2 observatories is called basis. The parallax method has been used for measuring distances of stars which are less than 100 light years away. तो जो ऐसे स्टार जिनका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है, ऐसे स्टार के डिस्टेंस को हम लोग पैरेलैक्स मेथड से मेजर करते हैं। To measure the distance d of a far away planet S by the parallax method, we observe it from 2 different positions which are called observatories A and B on the earth, separated by a distance b at the same time. तो ये जो सेपरेशन है, इसको हम लोग ने अभी पढ़ा बेसिस कहते हैं। ये हमारा स्टार है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लैनेट है या स्टार है, इसको एस से हमने नाम दे दिया है। इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ये दोनों 2 ऑब्जर्वेटरीज है जहां से हम लोग बेसिकली उसको टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वेटरी से इस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी कह रहे हैं। दूसरे ऑब्जर्वेटरी से भी उसका डिस्टेंस कैपिटल डी ही होगा। क्यों? क्योंकि d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, तो इसके वजह से ये ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। ये हमारा b हो गया जो बेसिस हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लो जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये थीटा है, राइट। तो बिकॉज ये डिस्टेंस, सिंस the distance d is very very greater than b, right, so that's why hence इसको हम लोग, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग एक कर्व के तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इसको अगर हम एज्यूम कर लें एक कर्व के तरह, तो ये एक आर्क बन गया। अब ये अगर आर्क बन गया तो आर्क में जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू r इंटू थीटा। जो रेडियस था, याद है हम लोगों ने कल भी किया था, ये जो एंगल थीटा होता है और ये l है, और मान लो ये रेडियस r है, तो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r हो गया। इससे हम लोगों को मिल जाएगा लेंथ l इज इक्वल टू, बेटा अपना स्पीकर ये कर लो, म्यूट कर लो, l इज इक्वल टू r इंटू थीटा हो गया ये। तो l इज इक्वल टू r इंटू थीटा जो है, इससे आपको ये बेसिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, ये बेसिस वाला जो डिस्टेंस है b, तो l के जगह हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। और जो रेडियस है इस आर्क का वो क्या है, d है, तो b इज इक्वल टू d इंटू थीटा हो गया। ठीक है, तो यही चीज हम लोग जो बेसिस पॉइंट निकालते हैं d इंटू थीटा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये इस वाले मेथड से हम लोग बेसिकली डिस्टेंस ऑफ ए फार अवे स्टार निकाल सकते हैं। हम लोग को दिया हुआ क्या होना चाहिए, बेसिस बना दिया हुआ होना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमें d निकालना है तो b शुड बी गिवन और थीटा भी दिया हुआ होना चाहिए। थीटा या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको b का वैल्यू, थीटा का वैल्यू दिया हुआ और d का वैल्यू निकालने बोला है, वो तो बहुत एकदम आसान है, इसको कर सकते हैं। अच्छा, थीटा जो है ना, ये थीटा यहाँ पे रेडियंस में है, ये भी ध्यान रखना है, डिग्री में नहीं है, रेडियंस में है। ठीक है,
तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो क्या अभी? यस सर। सभी लोग? नीट वाले बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री? नीट वाले बच्चे भी पढ़े हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री? पढ़े थे, वही पढ़े हैं सर 10th में पढ़े थे। अच्छा, तो अभी वाला नहीं पढ़े हो ना? नहीं, थोड़ा नया सा वाला। हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का ये बताएंगे इसके बाद, तभी हम लोग यूज भी कर पाएंगे इसको। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अभी पहले तो लिख लो, इसको हम लोग हटाते हैं। सो जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पहला लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क into angle in radians. Okay, so L is equal to R into theta. ये लेंथ ऑफ द आर्क है, यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस R है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसी से आ गया भाई कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, सो थीटा का वैल्यू 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया? व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क, व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क is equal to the radius of the arc, then theta is equal to 1 radian. ठीक है, तो यहां पे भी इसको हम लोग जो यूज कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ फार अवे प्लैनेट और स्टार is given by D is equal to, ठीक है, तो अगर हम लोग D is equal to R is equal to L by theta होता है, तो D is equal to basis divided by angle in रेडियन। बेसिस को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल इन रेडियन को थीटा से, सो D is equal to B upon theta। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। इसके बाद अगर आप देखें, conversion of radian into degrees, minute, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सबसे पहले तो ये समझो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको मिनट्स कहते हैं। मतलब 1 डिग्री को, पहले तो एक सर्कल है, ठीक है,
ये सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है, टोटल एंगल इज 360 डिग्रीज। तो मतलब पूरे सर्कल को अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री निकल के आता है, राइट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो गया, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मतलब मिनट से भी छोटा एक यूनिट है एंगल का 60 सेकेंड। मतलब 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट 1 मिनट होता है, और उसी तरह 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट जो है 60 सेकेंड है। ये टाइम वाला मिनट सेकेंड से कोई इसका लेना देना नहीं है। टाइम का मिनट और सेकेंड अलग है, ये एंगल का डिग्री और एंगल का जो मिनट और सेकेंड है वो बिल्कुल अलग। ठीक है, एक तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम लोग रेडियंस की बात करें तो ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। मतलब 2 पाई रेडियन, एक पूरा चक्कर जब लगाते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या बोला था, पूरा जो ये इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर जब सरकमफेरेंस कर रहे हैं तो इसको अगर पूरे एंगल से डिवाइड कर दो, मतलब रेडियस से डिवाइड कर दो, तो जो एंगल आएगा वो 2 पाई रेडियंस आ जाएगा, रेडियन में एंगल आएगा। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 को डिवाइड कर दो इधर ले जाके, तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको कोई भी जो डिग्री में नंबर, मान लो थीटा डिग्री है, तो थीटा इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो डिग्री में एंगल है उसको हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेडियन में लाने के लिए। ठीक है, और अगर रेडियन है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन करना है, तो वहां पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर। मतलब अगर आपको 60 डिग्री आ गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया कि 60 को पाई बाय 180 से कर लेंगे तो 61 जा एंड 63 जा, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 3 रेडियन के बराबर आ गया। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। उसी तरह 30 डिग्री को करेंगे, 30 डिग्री का अगर हम लोग निकालेंगे तो 30 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, सो ये 6 टाइम्स हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 रेडियंस निकल जाएगा। तो ये डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। यही अगर रेडियन से कन्वर्ट करना है, मान लो 5 पाई बाय 12 रेडियन है, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया कि भाई 5 पाई बाय 12 को 180 बाय पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 180 बाय 12, राइट। सो 15 टाइम्स, ये कितना हो गया, 75 डिग्रीज हो गया। तो 5 पाई बाय 12 किसके बराबर हो गया, 75 डिग्री के बराबर हो गया। ये कन्वर्जन सबको आया समझ में, आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब कभी कभी क्या होता है, ये सब तो सिंपल वाला था, कभी कभी तुमको दे देंगे कि भाई आप जो है 5 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, 5 रेडियंस टू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, मतलब उसको डिग्री मिनट सेकेंड पूरे लास्ट तक ले जाके छोड़ना है। तो देखो 5 रेडियन विल बी इक्वल टू 5 इंटू 180 बाय पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसको। 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, राइट। सो 5 इंटू 180, अब ये इसको 2 से कट कर लोगे तो ये 90 आ गया,
So this is 450 into 7, 3150 by 11. अब इसको डिवाइड करते हैं. 11 2 जा 22 हो गया, 95 है, 11 8 जा 88 हो गया, 70 है, 11 8 जा 11 6 जा 66 हो गया और 4 हो गया. तो 286 4 by 11 डिग्रीज है ना. फिर से चेक कर लेते हैं. 11 2 जा 22, 95, 11 8 जा 88, 70, 11 6 जा 66, 4. हाँ ठीक. अब हम लोग को देखो, इसको तो वैसे ही छोड़ देंगे, 286 डिग्रीज में छोड़ देंगे. ये 4 by 11 जो है ना, इसको हम लोग 286 डिग्रीज और उसके बाद 4 by 11 into 60 मिनट्स के फॉर्म में लिख लेंगे. इसको 4 by 11 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 286 डिग्री. 60 into 4 क्या हो जाता है, 240 by 11 मिनट्स. इसको फर्दर सॉल्व कर लो. 286 डिग्री 11 से डिवाइड करो. 11 2 जा 22 और 20 11 1 जा 11, 9 बच गया. 21 9 by 11 मिनट्स. अब इसमें जो ये इंटीग्रल पार्ट है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. 286 डिग्रीज, 21 मिनट्स और ये जो 9 by 11 मिनट है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर. तो इतने सेकंड्स हो गए. तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 69 जा 540 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो 49.09 आता है. मतलब 286 डिग्री 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली. 0.09 को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं उसको. तो ये जो 5 रेडियन था ये इसके बराबर है टोटल. इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकेंड. तो जब एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होगा, जैसे वहां पे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा था भाई, 60 डिग्री ले रहे थे तो बड़े आराम से हमें π/3 रेडियंस आ गए. या फिर हम लोग 5π/12 रेडियन लिए तो ये 75 डिग्री आ गया. ये तो एग्जैक्ट कन्वर्ट हो गया. तब तो यहाँ पे जब एग्जैक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है और मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे. फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उस फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हम सेकंड तक ना पहुंच जाए. तो ऐसा क्वेश्चन काफी फिजिक्स में अभी पूछा जाएगा और मैथ्स में भी तुम्हारे ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज में ये है. तो जिन बच्चों का मैथ्स नहीं है उनको ये तो जानना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि ये फिजिक्स में भी यूज हो रहा है. क्लियर है बच्चों? सर. यस सर. सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. नो सर. चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. एज्यूमिंग कि सबका डाउट क्लियर है. अब यहाँ पे देखो, an astronomical distance are too large, parallax angle theta is too small to be measured. तो भाई ये जो एस्ट्रोनॉमिकल एंगल है ये डिस्टेंस इतना लार्ज होता है कि पैरेलैक्स एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल बहुत छोटा बन जाता है. ठीक है, टू स्मॉल टू बी मेजर्ड. हेंस टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ स्टार, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ ऑर्बिट around the angle sun is chosen as, so around the sun is chosen as the baseline. तो कभी कभी देखो हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो 2 ऑब्जर्वेटरीज होगा A और B, वहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं. ये बेसिस पॉइंट B हो गया और ये एंगल थीटा हो गया. राइट. तो अब अगर आप देखो, ये गलत दिया, पैरेलैक्स एंगल इस पूरे को कहेंगे पैरेलैक्स. ठीक है. अब अगर आप देखो यहाँ पे कि ये जो ऑब्जर्वेटरीज था, मैंने क्या बोला था, 2 शहर में ले लो या शहर के 2 कोने में ले लो या फिर कंट्री के 2 कॉर्नर्स में ले लो. अब जब ये जितना ज्यादा दूर होता जाएगा ये एंगल उतना छोटा होता जाएगा. तो एंगल मेजर ही नहीं कर पाओगे. मेजर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम ना तो D निकाल पाओगे ना B निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं निकाल पाओगे. तो ये डिस्टेंस को तुमको बड़ा करना पड़ेगा. जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तुमको ये डिस्टेंस भी दूर करना पड़ेगा. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है इसका भाई? अर्थ से मान लो तुम 1 दिसंबर में यहाँ पे मेजर करते हो, है ना, यहाँ से एक डिस्टेंस स्टार को मेजर करते हो और ये जो अर्थ है ये सर्कुलर ऑर्बिट हम एज्यूम कर रहे हैं. एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि
सन का चक्कर काटते काटते 6 महीने बाद हम लोग एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना। टोटल 12 महीने में हम एक चक्कर काटते हैं, 6 महीने में एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो दिसंबर में हमने मेजर जो किया, फिर से जून में अगर हम मेजर करते हैं यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस स्टार को मेजर करेंगे, अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा बेसिस पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा डिस्टेंस डी हो जाएगा जो कि स्टार का मेजर कर रहे हैं। और अब ये पैरेलैक्स एंगल, ये पूरा थीटा एंगल। तो यहाँ पे मेजर करना इजी होगा पैरेलैक्स एंगल, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या किया, बहुत ज्यादा है, उसके वजह से ये हमारा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स जो है काफी डिस्टेंस पे है। ओके, सो डायमेट्रिकली ये देखो हमारे सर्कुलर ऑर्बिट के 2 डायमीटर के कॉर्नर्स पे है और यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, राइट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये तब करते हैं जबकि स्टार काफी दूर है और हम लोग को ये बी का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। तो बी का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? अर्थ के जो सन का जो चक्कर काट रहा है अर्थ अपने ऑर्बिट पे, उस ऑर्बिट के 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को हम लोग बेसिस ले लें, जिसको हम लोग दिसंबर और जून में जहां जहां पे है उससे हम लोग उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब तीसरा यूज इसका, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, अब कभी कभी हम लोग उसके साइज को भी मेजर करते हैं। मतलब डायमीटर भी, अगर हमको मून का डायमीटर मेजर करना है, वो भी हम पैरेलैक्स मेथड से कर सकते हैं। कैसे मेथड से करेंगे कि हमने अर्थ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, वहां से हम मून के 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। एक इसके अलोंग ऑब्जर्व करेंगे और दूसरा इसके अबाउट ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो अर्थ से हम लोग मून के 2 कॉर्नर को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, राइट। इन 2 कॉर्नर को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डी हो गया बेसिकली मून का 2 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट जो ऑपोजिट पॉइंट, राइट। ये हमारा थीटा हो गया एंगल, ठीक है, और ये एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन रहता है आपको? बेसिकली आपको ये डी मेजर करना है, डी को मेजर करना है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये आर्क का फॉर्म ले लेगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है L इज इक्वल टू आर अपॉन थीटा, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू, राइट, L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो D इज इक्वल टू S इंटू थीटा हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ दिस मून फ्रॉम द अर्थ इज नोन, S गिवन होगा यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में, और तुम्हें ये थीटा एंगल भी गिवन होगा। तो S इंटू थीटा करके, थीटा रेडियंस में होगा, आप डायमीटर ऑफ द मून निकाल सकते हो। सो जो हम लोग डायमीटर ऑफ द मून निकालना है, तो उसको डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इनटू एंगल थीटा कर देंगे, तो D इज इक्वल टू S थीटा हो गया। So if D is the diameter of the astronomical object and theta is the angular size of the planet, the angle subtended by D at the earth, we have theta is equal to D upon S, or D is equal to S into theta. So the angle theta can be measured from the same location on the earth. It is the angle between the 2 directions when 2 diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. तो बेसिकली टेलीस्कोप को हम लोग पहले इधर घुमाते हैं और सेंटर से, मान लो ये वर्टिकल है, इससे इधर घुमाएंगे और उसके बाद वापस इधर घुमाएंगे दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जितने जितने एंगल दोनों तरफ रोटेट करते हैं ना, मान लो एक तरफ हम रोटेट कर रहे हैं θ1, दूसरे तरफ भी θ1 रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल, टोटल एंगल जो थीटा है, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स θ1, इधर भी θ1 इधर भी θ1, तो टोटल 2 टाइम्स θ1। उससे हम लोग को ये पैरेलैक्स एंगल निकल जाता है, और हम लोग पैरेलैक्स वाला मेथड को यूज करके इसके डायमीटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं मून के।
क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये पैरेलैक्स के 3 जो हम लोग वेरिएशंस देखे आज। पहला वेरिएशन हमने देखा जहां पे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेजर करना है ना। दूसरा हमने देखा कि भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेजर करना है बट वो पैरेलैक्स एंगल बहुत छोटा है, तो उस केस में बेसिस पॉइंट हम लोग अर्थ के जो अर्थ का जो एक्सिस मतलब बेसिकली जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के 2 डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको बेसिस ले लेते हैं। तीसरा हमने देखा कि अगर हमने साइज मेजर करना है, इस मून के डायमीटर को मेजर करना है, तो हम लोग डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ अगर हमें पता है और एंगल थीटा जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमने टेलीस्कोप से मदद से मेजर कर लिया है कि कितने एंगल से हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, तो हम लोग डायमीटर ऑफ मून भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि अभी पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। 4-5 न्यूमेरिकल्स है, उसको फटाफट कर लेंगे। वो जो है एग्जाम में पूछा जाता है काफी, तो उसको आप लोग को आना चाहिए। ठीक है बच्चों? सर ठीक है, तो वील स्टॉप हियर। ओके, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर। सर